प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स में हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले तोशाखाना केस, महंगे तहाइफ सस्ते खरीदने का इल्जाम, बानी पीटीआई और उनकी एहलिया फर्दे जुर्मायद। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत की जानिब से 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में फर्द जुर्म के लिए 17 जनवरी की तारीख मुकर्रर। तोशाखाना में कौमी खजाने को 1500 मिलियन से जायद नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ। गवाहान की लिस्ट भी तैयार। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा वजीर आजम के मिलिट्री सेक्रेटरी गवाही देने के लिए तैयार। जबकि अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में शहजाद अकबर, फराह गोगी और जुल्फी बुखारी के असास से मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। दूसरी तरफ बल्ले का निशान वापस लेने के लिए पेशावर हाईकोर्ट में वकला के दलाइल खत्म। कल सुप्रीम कोर्ट में भी अहम समाअत होगी। इसके अलावा बात करेंगे आम इंतखाबात इलेक्शन लड़ने वाली खवातीन में से नून लीग की सीनियर रहनुमा मरियम नवाज 1 अरब से जायद असासों की मालिक निकली। दौलतमंदी की लिस्ट में सबको पीछे धकेल दिया। मुख्तलिफ पार्टीज ने अमीर तरीन खवातीन को पार्लियामेंट की दौड़ में उतार दिया। 220 से जायद खवातीन उम्मीदवार 20 अरब से जायद असासों की मालिक निकली। 1315 खातून उम्मीदवारों में से कौन कितने असासों की मालिक है, इस हवाले से आपके साथ बड़े बड़े इंकशाफात आज के प्रोग्राम में शेयर करेंगे। और वेलकम करेंगे, हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। शाखावर साहब साबिक जज और सीनियर कानूनदान हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाखावर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शाखावर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस नोट कि आपके बानी पीटीआई के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हुआ करते थे, बड़े आपको लीगल असिस्टेंस भी देते रहे। जब से आप प्रोसिक्यूटर बने हैं साइफर केस में, उसके बाद से उनके लिए मामलात पेचीदा से पेचीदा होते जा रहे हैं, एक के बाद एक केस। और फर्दे जुर्म है, किसी में गिरफ्तारी है, किसी में ऑलरेडी मौजूद हैं अंदर। ये बताइए कि ये जो 9 मई के हवाले से हुआ है, उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक तो आपने जो बात की कि मेरे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात थे और फिर मैं उनके खिलाफ प्रोसिक्यूटर भी हूँ, इस पे खैर एक बड़ी लंबी बात हो सकती है, ये किसी वक्त फिर करेंगे। ये प्रोफेशनल ड्यूटीज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। इसका ये मतलब नहीं होता कि इंसान किसी का जाती मुखालिफ होता है, वो एक आईन और कानून की और शर्तों की बात होती है। लेकिन मैं हमेशा फेयर ट्रायल के ऊपर यकीन रखता हूँ। जहां तक बानी चेयरमैन जो है पीटीआई, उन पे 9 मई के वाकयात का ताल्लुक है, तो उसमें मैंने एक इंटरव्यू देखा था 1-2 दिन पहले। हमारे जो निगरान वजीर आजम है, उनसे इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट उस साजिश में या उस पूरे सिनेरियो में आपको कहीं नजर आई। तो उन्होंने कहा कि मुझे नजर नहीं आ रही है, सच मैं यकीन से नहीं कह सकता। तो बात यह है कि ये जो 9 मई का वाकया, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसमें एक सानेहा था बहुत बड़ा। बड़े बड़े जितने सानेहात पाकिस्तान के साथ हुए, उस दिन वो 9 मई भी था। उस दिन हमने देखा कि जिस तरीके से जो हमारी फौजी तनसीबात हैं, जिनको हम काफी जो है वो कदर की निगाह से देखते हैं और सेंटिटी अटैच्ड है उनके साथ, उधर जो है वो एक पूरे पाकिस्तान में वो उधर जाके मुजाहरे हुए। न सिर्फ मुजाहरे हुए, वहां पे तोड़ फोड़ हुई, वहां पे तस्हीक की गई, उनको जो है वो अंडरमाइन किया गया चीजों को। और मैं समझता हूँ कि ये उस दिन हमारे जितने दुश्मन ममालिक हैं वो बड़े खुश होंगे कि ये काम जो हम खुद नहीं कर सके तो वो पाकिस्तानी शहरी ये काम कर रहे हैं। तो उस पे तो मैं नहीं समझता कि हम कोई जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि जब हम ड्यू प्रोसेस की बात करते हैं, मैं हमेशा ड्यू प्रोसेस की बात करता हूँ, अगर तो उनमें जो लोग मुलविस हैं, जिनके खिलाफ मजबूत शहादतें मौजूद हैं, उनको आप बिल्कुल ट्रायल करें। और मैं समझता हूँ कि 6 महीने नहीं होने चाहिए थे, उनको 1 महीने के अंदर अंदर करार वाकई सजा देनी चाहिए। लेकिन जो लोग उसमें मुलविस नहीं है, जिनका रोल नहीं पाया गया, वो ये डिजर्व करते हैं कि उनको जो है उनको छोड़ भी दिया जाए या बरी कर दिया जाए या डिस्चार्ज कर दिया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर तो उनके खिलाफ ऐसी शहादत मौजूद है कि वो उस साजिश में बराह रास्त मुलविस थे, तो फिर कानून का रास्ता तो है, वो तो सबके लिए है। वो मेरे लिए है, आपके लिए भी है, वो बानी पीटीआई के लिए भी है या किसी और के लिए भी। अच्छा ये भी बताइएगा शाखावर साहब कि ये जो ट्रायल है ये कहाँ पे चलेगा? ये सिविल कोर्ट्स में चलेगा या मिलिट्री कोर्ट्स में चलेगा? इसको लेके भी एक कंफ्यूजन है जो सामने आ रही है। ये इमरान खान साहब का पूछ रहे हैं, जिसमें गिरफ्तारी आज 12 केसेस में डाली गई, कि खान साहब का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा या एंटी टेररिज्म कोर्ट में होगा। सर ये प्लीज जरा थोड़ी सी
इसको कंफ्यूजन मेरा वैसे जाती ख्याल ये है कि उनका जो इनमें गिरफ्तारी डाली गई है, तो उसका ट्रायल मेरा ख्याल है कि मिलिट्री कोर्ट में नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि उसके लिए उन्होंने कोई 102 या 3 लोगों को जो है वो शॉर्ट लिस्ट करके, जिनको उन्होंने बड़ी स्क्रूटनी के बाद उनका मिलिट्री ट्रायल किया अंडर द पाकिस्तान आर्मी एक्ट। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खान साहब के अगेंस्ट जो है ये ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं होगा, ये एंटी टेररिज्म कोर्ट में होगा, जो कि एक सिविलियन हायरार्की है। तो मुझे कोई ऐसी वजह नजर नहीं आ रही या कोई ऐसा। अच्छा सर, इन दो में क्या आपको फर्क नजर आता है? बिकॉज यू आर अ टॉप लॉ मैन, आपसे तो लॉ को बेहतर नहीं जानता होगा। 102 जो है उनका तो मिलिट्री ट्रायल आप कह रहे हैं कि हो रहा है या हो गया है या होना है। खान साहब जिन पे 12 इल्जामात लगाए गए इसी 9 मई में, उनका आप कह रहे हैं एंटी टेररिज्म में होगा, तो उनका एंटी टेररिज्म में नहीं हुआ और इन खान साहब का हो रहा है, इसमें क्या डिफरेंस है? कोई थोड़ा समझाएंगे सर? के देखिए, मैं समझता हूं कि इसमें क्लासिफिकेशन हो सकती है। आपको याद होगा कि जब 9 मई का वाकया हुआ तो उसमें 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई थी जी। एक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें इसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सेप्शन दिया गया था और उसमें फैसला हुआ था कि जो लोग इसमें मुलविस हैं उन्हें आनी हाथों के साथ निपटा जाएगा और उनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा। फिर एक इससे भी बड़ा एक जो है वो जिसमें फॉर्मेशन कमांडर्स मीटिंग हुई, उसमें भी ये तय हुआ। फिर उसको जो मजीद जो है उस पे जो है उसको असेंट किया आपकी कैबिनेट ने डिसीजन किया और उसके बाद ये फिर उन्होंने क्लासिफिकेशन की कि जो लोग जिनके खिलाफ बिला तरदीद शवाहिद मौजूद हैं कि जिन्होंने उन इंस्टॉलेशन, उन इमारात या उन सेंसिटिव जगहों में प्रैक्टिकली वो नजर आए हैं, जिनके खिलाफ शहादतें हैं, उनको जो है वो ट्रायल किया जाएगा अंडर द पाकिस्तान आर्मी एक्ट। और दूसरे जो हैं जिनका इतना ज्यादा विजिबल रोल नहीं है लेकिन उनके खिलाफ भी शहादतें मौजूद हैं, तो उनका सिविलियन ट्रायल किया जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि वो जो 102 या 3 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया, वो बड़ी जो है उसको केयर के साथ और बड़ी चीजों को देखने के बाद उनकी वो लिस्ट बनाई गई, जिसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो है अटॉर्नी जनरल ने। अच्छा सर, आपको याद होगा सर, आपने भी अभी कोर्ट किया है निगरान वजीर आजम साहब को, अनवारुल्लाह काकोड़ साहब को, ही वाज अनसर्टेन अबाउट द रोल ऑफ ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब। अच्छा, माजी में भी हमने देखा 9 मई को हुए, कितने अरसे हो गए सर? मेरे 7-8 महीने तो हो गए तकरीबन। तो भी कभी उनका मतलब पहले हुई थी कि शायद वाली बात है, फिर कहा कि नहीं जी खान साहब जो है उनका मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा, उनका 9 मई से कोई ऐसा केस नहीं बनाया जाएगा। 9 ऑल ऑफ सडन 12 केसेस बना दिए गए। तो आफ्टर थाट है कि समझा गया है, वो पीटीए वाले कहते हैं क्योंकि खान साहब जो हैं वो इनकी बात मानने को तैयार नहीं है, झुकने को तैयार नहीं है, बिकने को तैयार नहीं है, डील करने को तैयार नहीं है, लिहाजा उनको झुकाने के लिए, डराने के लिए जो उन्होंने उनको 9 मई में भी डाल दिया है। क्योंकि 7-8 महीने तो हमें कहीं पे खान साहब का नाम या रोल उन्होंने हुकूमत की तरफ से, एजेंसीज की तरफ से या किसी और की तरफ से नहीं आ रहा था। वाई नाउ अचानक 7-8 महीने में क्यों? देखिए तो साहब, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि ये जो 9 मई के वाकयात हुए ये उस वक्त हुए जब खान साहब को गिरफ्तार किया गया जी। और जब खान साहब को गालबन 12 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तलब किया तो उन्होंने कहा मुझे तो किसी बात की इल्म नहीं। लेकिन एक चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसके बाद जब वो रिहा हुए उसमें और उनके बाद सब्सिक्वेंटली उन्होंने कुछ इंटरव्यूज दिए, फॉरेन मीडिया को भी इंटरव्यूज दिए, उन्होंने बरमला ये कहा कि जब मुझे जो फौजी वर्दी में लोग कमांडोज गिरफ्तार करेंगे तो उसके रिएक्शन में मेरे जो सपोर्टर्स हैं वो फौजी तनसीबात की तरफ नहीं जाएंगे तो और कहां जाएंगे। ये मैं समझता हूं कि ये एक बड़ा इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट था उनका। अच्छा, वो उस चीज की गमाजी करता है कि वो उन्होंने उस वाकये को उस तरीके से जो है कंडेम नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था, या उसको अभी भी उनका जो अभी आपने देखा है कि इकोनॉमिस्ट में जो उनका जो एक मुबैना लेटर छपा है उसमें भी वो इस चीज का वो कर रहे हैं, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ जो है वो साजिश हुई है कि मुझे इस वाकये में मुलविस किया गया, हमारे लोगों को मुलविस किया गया और उसकी आड़ में जो है हमारे साथ जो ये सारा सलूक हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि उनकी वो जो स्टेटमेंट थी वो जो है वो काफी जो है वो रेजिंग ऑफ आईब्रो जो है उसका। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जो स्टेटमेंट खान साहब की जिसको आप कोट कर रहे हैं वही उनके खिलाफ एविडेंस के तौर पर यूज होगी, कोई इंस्टिगेट कर रहे हैं या एंडोर्स कर रहे हैं कि हाँ जो कुछ हुआ, मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमले हुए, अटैक्स हुए, अवाम बहरे जलाया गिराया जो किया, तो खान साहब ने उस तमाम प्रोसेस को एंडोर्स किया है, स्टैंप लगाई है और अपनी हामी भरी है कि हाँ इन्होंने ठीक किया मेरे हमले। आप उसको बुनियाद बना के केसेस हुए हैं?
मेरा ख्याल है कि उसको बुनियाद बनाकर आप किसी के खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसको तो नहीं कर सकते मफरूजों की बुनियाद पर, जब तक आपके पास ठोस शहादतें ना हो। लेकिन एक चीज इसमें और भी गौर तलब है, वो ये है कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों एक वजारती कमीशन जो है वो तश्कील दिया गया है, जो निगरान हुकूमत ने दिया है। उसमें भी 9 मई के वाकयात के हवाले से उसकी जांच पड़ताल और उसमें जो है हकायक को सामने लाने के लिए जो है वो भी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो बहरहाल जो भी है जो है वो आपको तो पूरा अपने उसका। अच्छा सर, अभी आपने इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की बात की, जो 3-4 वजीर शामिल हैं, इंटीरियर के हैं, मेरा ख्याल इंफॉर्मेशन के हैं, लॉ के हैं। एक मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी जो इन चीज़ मामलात को समझते हैं, वो कहते हैं चलें बाकी तो आपने TORs ठीक बना लिए, फेयर इनफ, लेकिन जहां पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से खुद लैप्सेस हुए हैं, पुलिस से हुए हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी से हुए हैं और दीगर इदारों से हुए हैं, प्रीएम्प्ट नहीं करे, उन्होंने किया, इंटेलिजेंस फेलियर हुई है, माप को रोकने में नाकाम रहे, रास्ते दिए गए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए तो कुछ नहीं किया गया कि स्टेट की तरफ से कि हमारे इदारे क्या कर रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं, उनके पास इंफॉर्मेशन क्यों नहीं थी, प्लानिंग हो रही थी, हमें बताया जाता है साजिश हो रही थी, बिल्कुल हो रही होगी, फेयर इनफ, तो उनको पता क्यों नहीं चला कि ना आपके 15-20 दिनों से खान साहब के हम या उनकी पार्टी के लोग ये साजिश कर रहे हैं। इंटेलिजेंस फेलियर भी हुआ है, चले हो गया, इंटेलिजेंस फेलियर हो जाते हैं पाकिस्तान में, तो वैसे रोजाना हो रहे होते हैं। साथ में उन्होंने कहा जनाब कि जब वो आ रहे थे जल से जुलूस लेके, ना पुलिस थी ना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी, फ्री फॉर ऑल था, तो उनकी तो किसी ने नहली के लिए TORs नहीं बनाई, उनको किसी ने नहीं पूछा, बाकी को कहेंगे चेक करो कि कैसे हुआ सर। ये तो उनको क्लीन चिट दे दी कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, भाई साहब दोबारा भी फिर ये होगा तो आपने ये कुछ करना है। देखिए अरब साहब, मैं आपको बताऊं कि ये जो मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी है उसके TOR जो भी है, मैं समझता हूं कि जब एक आपने उसके फौजदारी मुकदमात कायम कर दिए हैं, उनके चालान जो है वो अदालतों में जमा हो चुके हैं और उसमें शहादतें भी हो रही हैं, तो ऐसे मौके पे उसकी मुझे कोई एज सच कोई लॉजिक समझ नहीं आती कि वो मिनिस्ट्रियल कमेटी और उसके TORs क्यों बनाए गए हैं। क्योंकि अगर उसमें से अगर कुछ लोगों को सजाएं हो जाएं और बरी भी हो जाएं, तो फिर उनकी वो जो कमेटी है, उनकी फाइंडिंग्स हैं, उसका क्या उस पर नेगेटिव या पॉजिटिव असर होगा। तो ये मेरी समझ से सर आपने कह दिया शाखावर साहब कि आपको समझ नहीं आ रही, ये मेरा जहन भी समझने को तैयार नहीं है कि आपको समझ नहीं आई। टू बी फेयर, आप सारा समझते हैं, सब समझते हैं, हुकूमतों के साथ भी आप उनको जानते हैं, अदालतों में भी जज भी रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के बहुत सारे बड़े बड़े केसेस भी आपने लिए हैं, आप तमाम इस वक्त जो पावर प्लेयर्स हैं, हु इज हु, सबके साथ आपने काम भी किया है या उन्होंने आपके साथ काम किया है, फिर भी आपका ये कहना कि मुझे समझ नहीं आ रही, सर जी ये एम ना करो, सर नाल जरा थोड़ी सी कुछ समझाएं हमें कि क्यों किया गया है, आपको पता है सारा। नहीं दोस्तों, मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं ऐसा पता। हम चूंकि चीजों को देखते हैं, एनालाइज करते हैं ऑन द टचस्टोन ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, कि उसमें देखें, मैं आपको जो पहले अर्ज कर रहा हूं कि जब एक मुकदमात कायम हो चुके हैं, चालान पेश हो चुके हैं, शहादतें हो गई हैं, तो ऐसी स्टेज के ऊपर तो वो ट्रायल्स के ऊपर तो कोई असर नहीं होगा। ये अगर कमेटी जो भी फाइंडिंग दे, यूजुअली आपसे मशवरे किए जाते हैं, बड़े बड़े केस हैं, साइफर केस वो बिगेस्ट एवर केस जिसको आप प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं, उसमें मशवरे, बाकी मुझे पता है जाती तौर पर कि आपसे मशवरे किए जाते हैं, तो इतनी बड़ी समझदारी की जा रही थी जिसको पॉइंट वाइज बिल्कुल लॉजिकली बात कर रहे हैं। ऑनेस्टली बताऊं कि ये जो, क्योंकि आपके जो मैं कह रहा हूँ ना, मेरी लाइल्मी भी है और मेरी समझ से भी बाहर है, और वो आई मीन इट। अच्छा, मुझे इल्म में नहीं है कि इसके पीछे क्या विस्टम है। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं सर। अभी आपने इकोनॉमिस्ट की बात की कि इकोनॉमिस्ट में खान साहब ने दोबारा कहा जी हाँ जी मेरा ही काम है, मैंने सारा ये मेरे ऊपर साजिशें की, मेरे खिलाफ सारी चीज़ें हुई, वो सारा पढ़ चुके, पूरे 8 के करीब उन्होंने मेन पॉइंट उसमें आर्टिकल में दिए थे। ये मुझे सर बताइएगा कि ये बहर कैसे निकला है। पहले वो कहा, खान साहब का बयान है, उन्होंने कहा जनाब के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, हाँ मेरी बातचीत हुई थी, मैंने लिखा नहीं है लेकिन एंडोर्समेंट की है, जिस पे वो मेरा कहा मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने, उन्होंने दोबारा कहा जनाब ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड है, फिर तो खान साहब ने तो लिखा ही नहीं है, उनको किसी को कह दिया, तो उन्होंने कहा ठीक है। आज उनकी पार्टी का बयान चल रहा था, वो कहते हैं नहीं खान साहब ने जेल में बैठ के खुद लिखा है। आप सारे जेल आते जाते हैं, मतलब वहाँ पर मीन्स के प्रोसिक्यूशन, अदालतें समातें हो रही हैं, आपकी समझ क्या कहती है? ये आर्टिकल वहाँ से जेल से लीक हुआ, लिखा गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या किसी को कह दिया गया कि आप लिख दें ये पॉइंट्स हैं? घोस्ट राइटिंग्स होती रहती हैं सर। देखिए रोज साहब, मैं आपको बताऊं कि जर्नलिस्टिक नॉर्म्स भी होती हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि इकोनॉमिस्ट ने किस सोर्स पे लिखा या नहीं लिखा। एक बात जरूर है, आप मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हम आपस में हमारे बड़ा कंफर्ट लेवल है। आप कई दफा मेरे से
आप कई दफा जब मेरे से किसी भी चीज के हवाले में एनालिसिस लेते हैं, कोई पॉलिटिकल हो या लीगल हो या कॉन्स्टिट्यूशनल हो सर, तो मैं जो आपको बात करता हूं तो आप छापने से पहले कम से कम मुझे कहते हैं कि मैं आपको कोट करूंगा। ऐसे ही मैं कहता हूँ, ऐसा है ना, ऐसे ही मैं अक्सर आपसे पूछ के बात करता हूँ जी। अब देखिए, अभी जो पीटीआई का जो मौक़िफ़ आया है और आज जो प्रोसीडिंग्स हुई थी या कल हुई थी, उसमें जो खान साहब ने वहां पे मौजूद जो मीडिया के लोग थे उनसे ये बात कही, उन्होंने ऑन किया कि वो मेरा ही लेटर है, मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैंने किसी को कहा था और वो अल्फाज जो थे वो मेरे थे और वो उन्होंने ट्रांसफॉर्म किए। तो मैं इस बात में भी मेरे लिए हैरत की बात है कि इकोनॉमिस्ट जो है वो एक बड़ा ऑथेंटिक और बड़ा उसको समझा जाता है कि वो बड़ा वो उसकी क्रेडिबिलिटी अटैच्ड है उसके साथ। तो वो एक इस तरीके से इनडायरेक्टली किसी का लेटर छापना जो है ये भी मेरी समझ से बाहर है। और दूसरी बात यह है कि अगर खान साहब उसको ऑन करते हैं तो मैं ये समझता हूं कि किसी तौर पे भी मुनासिब नहीं है। ये लड़ाइयां, ये गिले शिकवे हमारी पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए, इसको बाहर प्रोपेगेट नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपको याद होगा सर, ये आपने लिखने की बात की, बहुत सारे लोगों ने आज कहा है, मैं सुन रहा था जी खान साहब के पास तो बाल पेन भी नहीं है, पेपर भी नहीं है, वो कैसे लिख सकते हैं, और फिर वहाँ पे बड़ी स्क्रूटनी होती है, बड़ी वहाँ पे चेकिंग होती है, तलाशियाँ होती हैं, कैमरे लगे हुए हैं, बड़े भाई देख रहे हैं, सारे देख रहे हैं, फेयर इनफ। लेकिन माजी में तो होता रहा है। मुझे याद है प्राइम मिनिस्टर उनकी इंडिया के जो थे नेहरू साहब, जब वो ब्रिटिश दौर में जेल में थे, उन्होंने बैठ के कई वहाँ किताबें भी लिखी, उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा को लेटर्स लिखे जो बहुत बड़ी किताबी शक्ल में है। उसके बाद गांधी जी साहब थे और बहुत सारे लोग जाते, खतों किताबें तो चलती रहती थी। पाकिस्तान में अगर देखें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो उनकी बुक है इफ आई एम असैसिनेटेड, वो सारी उन्होंने इसी तरह कागज़ों पे और इसी तरह करके उन्होंने जेल से लीक की थी। जो बाद में डॉक्टर मेरा ख्याल नियाजी साहब थे, उनके डेंटिस्ट थे, वेरी ऑनरेबल मैन, उनके जरिए लीक हुई, बैर छपी थी। तो इस तरह की चीज़ें तो होती रही हैं माजी में। जो प्रिजनर होते हैं सम टाइम दे कम्युनिकेट, कि उन्होंने अपने फॉलोअर्स को, अपने चाहने वालों को या पूरी दुनिया को बताना होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। सो इसमें आप समझते हैं देयर इज समथिंग अनयूजुअल अगर इमरान खान साहब ने भी वही रास्ता लिया है जो भुट्टो साहब लेते रहे, या माजी में जैसे मैंने दो चार और नाम लिए, और भी होंगे काफ़ी। नहीं इकरार साहब, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। ये जितने लीडर्स का आपने नाम लिया, उन्होंने जेलें काटी, उन्होंने उधर बुक्स भी लिखी, उन्होंने अपनी यादाश्तें भी लिखी, खतूत भी लिखे, भुट्टो साहब ने भी लिखे, और किसी तरीके से स्मगल होके वो बुक की शक्ल में सामने आए। लेकिन मेरा यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये है कि ठीक है, अगर आपने जो बातें वहां लिखी हैं वो हाईली कंट्रोवर्शियल हैं। उन्होंने जो उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ उसको उन्होंने डायरेक्टली लिंक किया कि वो अमेरिका ने और हमारे उस वक्त के आर्मी चीफ ने साजिश करके किया था। फिर 9 मई के हवाले से उन्होंने फिर एक वन साइडेड, जो मैं समझता हूँ कि हकायक से बिल्कुल मुनाफी। लेकिन सर अगर देखा जाए, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, तो इसमें कोई नई चीज मुझे तो कोई नई चीज नहीं लगी। किताब लिखे, मैं आपको बताऊं सर, आप अपनी यादाश्तें बिल्कुल रखें, इकट्ठी करें, रिहा हो, उनको छापें। लेकिन आप अगर किसी गैर मुल्की इस एक बड़े इदारे में एक उसमें अगर अखबार में आप अपना एक आर्टिकल छापते हैं जिससे पाकिस्तान का इमेज खराब होता है, तो मैं समझता हूं कि नहीं सर, खान साहब इसलिए कह रहे हैं कि उनके वो तो समझते हैं मेरे खिलाफ ग्लोबल कंस्पिरेसी हुई, अमेरिकन शामिल थे, जनरल फैज थे, बाजवा साहब थे। वो तो जब ग्लोबल कंस्पिरेसी समझते हैं कि दुनिया के बिग पावर उनको टॉपल कर रही थी, तो उन्होंने दुनिया के फोरम पे ही उसका जवाब देना ना कि मेरे खिलाफ क्या क्या साजिशें हुई। सो या तो वो ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि मेरे खिलाफ ग्लोबल साजिश हुई है मेरी हुकूमत हटाने के लिए, अमेरिकन मेन ड्राइविंग फोर्स। व्हाट्स द प्रॉब्लम अगर वो दुनिया को फोरम पे पेश कर रहे हैं। सर मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारा कोई भी, आप प्राइम मिनिस्टर का ओथ ले लें, प्रेसिडेंट का ओथ ले लें, आप किसी भी मिनिस्टर्स का ओथ ले लें, उसमें एक चीज होती है कि मेरे सामने कुछ ऐसी चीजें जो आएंगी जिसको मैं डिस्क्लोज करना मेरे लिए जो है वो नहीं होगा, उसको मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। और वो क्योंकि वो जो मैं समझता हूं कि ऐसे डिस्क्लोजर जिससे आपके बैरूनी ममालिक से ताल्लुकात खराब होने का अंदेशा हो, वो डिस्क्लोजर नहीं बनता, आप नहीं कर सकते, आप अल्प के पास। लेकिन सर इसी बात पे बात लंबी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने तो इसी चीज़ों पे वो किया है, साइफर के केस के हवाले से उन्होंने कहा आप हमें समझाएं कि कौन सी पाकिस्तान के तल्लुकात ख़राब हुए, जिसपे जो उसमें हुकूमत के जो वकील पेश हुए थे, दे फेल टू डिफेंड दैट पॉइंट कि जी इमरान खान साहब के इस साइफर की वजह से, लीक करने की वजह से हमें बड़ा नुकसान हुआ है। वो कहते हैं साबित करें, साबित नहीं कर सके सर वहाँ पर। नहीं देखिए, क्योंकि वो बेल एप्लीकेशन थी, उसमें साबित न करना या न करने की बात नहीं होती। वहां पे सिर्फ एक चीज पे बेल दी जाती होती, फर्दर इंक्वायरी, कि ये इस तरह की चीजें जो सवालात हैं
जो कि हमें समझ नहीं आ रही, गो के वो ट्रायल कोर्ट ने देखने हैं, उसी को फर्दर इंक्वायरी कहते हैं। तो मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई ये एक फाइंडिंग दे दी, क्योंकि फाइंडिंग जो भी देनी है वो ट्रायल कोर्ट ने देनी है। शहादत अच्छा सर, लास्टली पिछले दिनों बड़ी खबर बनी, बड़ा उस पर शोर शराबा हुआ कि इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान जो वहाँ ट्रायल कर रहे हैं खान साहब का इलेक्शन कमीशन की तौहीन पे, तो खान साहब गुस्से में आ गए, खासी उन्होंने सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की, बड़ा कोर्ट रूम में बड़ा अच्छा खासा सीन हुआ। बल्कि यहाँ तक रिपोर्ट हुआ कि शायद जो उसको सिंध के मेंबर थे इलेक्शन में, उनको खान साहब आस्तीनें चढ़ाकर मारने के लिए भी गए, बाद में उनकी बहनें फैमिली ने उनको वो किया। आपकी क्या इतलात हैं? क्योंकि वो पीटीआई वाले कह रहे हैं जी ऐसी कोई बात नहीं हुई, हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है हाँ जी वाकई ऐसा हुआ है, इलेक्शन कमीशन भी कंफर्म कर रहे हैं। सर आप क्योंकि आते जाते हैं, आप ये सारे केसेस देख रहे हैं, तो सर व्हाट इज योर इन्फॉर्मेशन? सर मैंने ये खुद नहीं देखा, मैं नहीं था उधर को उसमें जेल में, लेकिन एक बात है कि मैंने भी ये बातें जो है ये प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया से सुनी है, तो इसकी मुझे भी ऑथेंटिसिटी का जो है वो नहीं है अंदाजा कि ये ऐसा हुआ या नहीं। राइट सर, बड़ी मेहरबानी सर। बहुत शुक्रिया शाह खबर साहब, आपने एक्सक्लूसिवली हमें टाइम दिया और हमसे गुफ्तगू की। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी जाहिद गिशकोरी मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। उनके पास एक्सक्लूसिव स्टोरी है जो ख़वातीन हैं इलेक्शन लड़ने वाली, उनके एसेट्स के हवाले से, उनके असासों के हवाले से, किसके पास सबसे ज़्यादा एसेट्स हैं और उनका हजम कितना है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा तोशा खाना के ऊपर भी बात करेंगे। जाहिद गिशकोरी से हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में जाहिद गिशकोरी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। एक्सक्लूसिव स्टोरी उनके पास है, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। वालेकुम जी। अच्छा जाहिद साहब, आपके पास बड़ी क्या उसे कहना चाहिए बम्बार्डमेंट वाली स्टोरी है, जिसमें आप एसेट्स लेकर आए हैं जितनी भी ख़वातीन उम्मीदवार हैं, और 1300 से ज़ायद ये उम्मीदवार ख़वातीन हैं और इनकी असासों की जो मालियत है वो 20 अरब के करीब है। इसकी डिटेल्स बताइएगा, किसके पास कितने असासे हैं और ये कौन कौन सी ख़वातीन हैं जो इसमें शामिल हैं? देखिए, ये पहली दफ़ा ऐसा इलेक्शन है पाकिस्तान में जिसमें ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा है, और ये नंबर 1315 का है। इन विमेन ने अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए हैं पूरे पाकिस्तान से सूबाई और नेशनल असम्बली के लिए, और इनका जो कलेक्टिव मालियत बनती है असासों की वो 20 अरब से ज़ायद है। इसमें 120 ख़वातीन बिज़नेस पार्टनर हैं या बराह रास्त अपने कारोबार भी कर रही हैं, और 157 ख़वातीन ऐसी हैं जो कि इलेक्शन तो कॉन्टेस्ट कर रही हैं लेकिन FPR के साथ हत्ता कि रजिस्टर्ड भी नहीं थी, इनके कोई नेशनल टैक्स नंबर वगैरह भी नहीं बने हुए थे। और फिर ओवरऑल अगर आप देखें तो इस वक्त टॉप पे जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं वो मरियम नवाज शरीफ हैं। 85 करोड़ से ज़ायद उन्होंने अपने मालियत बताई है, लेकिन मार्केट वैल्यू अगर उनकी ज़मीनों की, रेवेंट की और दूसरे जहाँ पर उन्होंने शो किए वो उस इलाके की रेंज में अगर आप देखिए तो वो 2 अरब से ज़ायद की बनती है। अच्छा। तो मजमूई तौर पर ये कहना आप कह सकती हैं कि वो वहद ऐसी उम्मीदवार हैं जो बराह रास्त इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट कर रही हैं और अरबपति भी हैं। और दूसरी ख़वातीन, ओवरऑल जो नंबर है 220 ख़वातीन जो कॉन्टेस्ट कर रही हैं वो करोड़पति हैं। मुख्तलिफ ज़ावियों से अगर मैं बताता चलूँ आपको, दूसरे नंबर पर हिना रबानी खर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो बिज़नेस भी करती हैं, उनके असासों में जो ग्रेजुअल इंक्रीज़ भी है, और 52 करोड़ की मालियत के लगभग उनके असासे हैं हिना रबानी खर के। अच्छा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जाहिद बड़ी अहम बातें बता रहे हैं। मरियम साहिबा के असासों में तो मेरा ख्याल है जो ये 84 करोड़ 85 करोड़ ही थे, उनके असासों में पिछले कोई 3-4 सालों में कोई इजाफा नहीं हुआ, क्योंकि हमने देखा था इमरान खान साहब के असासों में इजाफा हुआ था, लेकिन यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि ये 84 करोड़ ही थे। हालांकि उन्होंने कहा था, मशहूर ज़माना डायलॉग था जो मरियम साहिबा का, कि मेरी तो लंदन छोड़े पाकिस्तान में भी कोई जदाद नहीं है, ये तो 84-85 करोड़ की जदाद निकले, या मार्केट वैल्यू अब 2-2.5 अरब बता रहे हैं। तो इस पे किसी ने एतराज़ नहीं किया मरियम साहिबा पे? उन्होंने इलेक्शन स्क्रूटनी के दरमियान के जनाब के ये तो कहती थी मेरी जदाद ही नहीं है, तो अब उनकी जदाद निकले, ये नोबडी ऑब्जेक्टेड ऑन इट। अब बहुत सारे उम्मीदवारों ने ऐसी नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए हैं। मैं दिलचस्प फिर मैं थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया इस मैटर को कि पहली दफ़ा पब्लिक डोमेन में आई हैं मरियम नवाज, जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए हैं 2018 के इलेक्शन में जून में
मरियम नवाज शरीफ ने अपनी नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए थे। और उसमें भी डिटेल उन्होंने जो बताई थी ना, बड़ी दिलचस्प है। बिल्कुल आपको मामूली सा कोई किसी नुक्ते का या किसी एक लफ्ज़ का या छोटा मोटा, ये 84.5 करोड़ की एग्जैक्ट उन्होंने एक वैल्यू बताई है। आप अगर ज़मीनों की देखें जो कि 900 समथिंग कनाल है, अब बुनियादी तौर पर 2018 में भी वो ये डिक्लेयर कर चुके हैं, लेकिन मीडिया डोमेन में या पब्लिक के डोमेन में इस तरह की चीज़ें नहीं आई। मैंने वो नॉमिनेशन पेपर्स हासिल किए, वो तमाम जायदादों की तफसीलात थी। तो ऑलमोस्ट वहीं के वहीं चीज़ें खड़ी हुई हैं, रुकी हुई हैं गुज़श्ता 5 साल से। मतलब उनकी जायदाद में कोई इजाफा नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमने इमरान खान साहब का देखा, वो खासा 3-4 करोड़ से शायद 27 करोड़ तक गए हैं। बहरहाल आगे चलते हैं, जरा आगे कुछ खवातीन के बता रहे थे। मरियम साहबा का आ गया, हिना रबानी खान साहबा का आ गया, देन हु इज नेक्स्ट? एक तो मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि मरियम साहबा शरीफ ख़ानदान के जो 4 अफराद इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, सबसे अमीर तरीन खातून या शरीफ फैमिली मेंबर के तौर पर जो कि अब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं, सामने उभरी हैं। नहीं, आप ठहरें ज़रा, आप बड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मैं साथ साथ छोटा सा चेक भी करता जाऊँगा। आप ये कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज एंड बाकी जो लोग हैं, उनमें से मरियम की प्रॉपर्टी या एसेट जो हैं वो ज़्यादा हैं। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग सर? बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि 1.83 बिलियन यानी कि 1 करोड़ 83 लाख नवाज शरीफ के असासे थे 2016-17 में। उस वक्त वो पाकिस्तान के वजीर आजम थे। बिलियन के करोड़ कह रहे हैं आप जरा प्लीज? 1 अरब 83 करोड़। ओके, 1 अरब 83। और फिर आपको मालूम है आप उनके असासे कितने हैं जो उन्होंने डिक्लेयर किए हैं? नहीं सर, सिर्फ 7 करोड़ 80 लाख। कोई वजह बताइए कि किधर ये डिसअपियर है? बेच दिए, ट्रांसफर कर दिए या बच्चों को शिफ्ट कर दिए? ये कहाँ पे इतना बड़ा पैसा मतलब है गया? कोई इस पे आप तहकीकाती रिपोर्टर हैं, प्रोफेशनल रिपोर्टर हैं, यू मस्ट बी नोइंग इट सर। ये किधर गए इतने पैसे सर? बिल्कुल, उन्होंने ये तमाम 900 समथिंग कनाल जो बड़ी प्रेशियस लैंड है, वो अपनी बेटी, मुझे जो मैंने एक कंपैरेटिव स्टडी किया है, वो अपने बच्चों को ट्रांसफ़र किया है। ओके। और ये एक अरबपति से थोड़े से करोड़पति, और 7 करोड़ 80 लाख में से भी उन्होंने बताया हुआ है कि 6 करोड़ समथिंग उन्होंने किसी से एडवांस लिए हुए हैं। कोई मलिक समथिंग नाम है उसका, मुझे वो एग्जैक्टली अभी मतलब एडवांस पकड़ा हुआ है। हमारे यहाँ पंजाबी में या देहाती ज़बान में कहते हैं ना कि किसी बंदे को एडवांस फाड़ लो यार, तो मियाँ साहब ने भी 7 करोड़ का एडवांस पड़ा हुआ है। तो इसी तरह से हमजा शहबाज के भी कोई 20-22 करोड़ के लगभग। हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मरियम नवाज से भी गरीब, मतलब बहुत पीछे हैं। कहाँ 84 करोड़, कहाँ 20 करोड़। और इसी तरह से शहबाज शरीफ के भी इसी तरह से लगभग 23-24 करोड़ के लगभग हैं। और एक खातून अमीर थी अगरचे, 21 करोड़ रुपए उनके असासे थे, वो सियासत में नहीं हैं। शहबाज शरीफ की अहलिया हैं नुसरत शहबाज, उनके पास काफ़ी सरमाया था 21 करोड़ के लगभग। तो तहमीना दुरानी साहबा भी थी सर, उनके पास भी तो बहुत कुछ थे। उनके भी यहाँ पे मारगला में फ्लैट से चीज़ें थी, हमने स्टोरीज की हुई हैं कुछ। उनका भी कोई पता चला है कि उनकी कितनी जायदाद है? उन्होंने भी डिक्लेयर की होगी शहबाज शरीफ साहब ने अपने जी, एक नॉमिनल सा उनको शेयर उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन ज़्यादातर अपनी पहली एहलिया का है। और सेकेंडली फिर आप डिटेल मांग रहे थे, यास्मीन राशिद साहबा भी 50 करोड़ की मालिक हैं। उनका एक कारोबार भी है और असासाजात काफ़ी हैं उनके, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम रहनुमा है। फिर फरियाल तालपुर साहबा 43 करोड़ से जायद के उनके असासाजात थोड़े नहीं है वैसे 43 करोड़ के। अब ये इतने अगर आप देखें उनके खानदान में, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मैं वैसे कह रहा था बड़ा 15 साल से सिंध में आल इन आल हैं माशाल्लाह, पूरा एजेके भी वो मैनेज कर संभालिए, तो बहुत थोड़े पैसे बता रहे हैं। ये बड़ी दिलचस्प आप कंपैरिजन देखें, जो मरियम नवाज शरीफ साहबा एक बड़े टॉप कंटेंडर हैं, और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, वो भी सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट सेकंड नंबर पर हैं। अदरवाइज 1.8 बिलियन ऑलमोस्ट। अच्छा उनके अच्छा, चले आगे नाम बताते जाए, कुछ एक दो नाम आगे इंटरेस्टिंग आने वाले में उनसे पूछने आपने आगे सर। फिर फरियाल तारपुर साहब जी, वो बेलम हसनैन साहब हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उनको टिकट दिया गया है। वो 41 करोड़ से जायद के उनके असासा जाते हैं। नुसरत सादिक वो 2010-11 में सबसे अमीर तरीन मेंबर पार्लियामेंट थी, 97 करोड़ के असासा जात थे उनके पास। अब उनके पास 24 करोड़ का ये असासा है जी। तहमीना दौलताना साहबा भी अच्छी खासी अमीर हैं, और 20
20 करोड़ का इनके असासा जाते हैं। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर हैं और उनके असासा जाते अदरवाइज कंपैरेटिवली देखें तो 20 करोड़ 22 करोड़, फिर इस दफ़ा 18 करोड़ है उनकी भी एक जायदाद है। कौन से मुल्क में है ये मुझे एग्जैक्टली अच्छा आपने फहमीदा मिर्जा साहबा की फहमीदा मिर्जा साहब इज वंस अगेन इन द न्यूज़। और पिछली दफ़ा मुझे याद है मैंने स्टोरी ब्रेक की थी, कौमी असम्बली में डॉक्यूमेंट्स आए थे, इन्होंने 84 करोड़ रुपया कर्जा उस वक्त माफ़ करवाया था जब वो स्पीकर थी मिर्जा, उनकी शुगर मिल्स के हवाले से बड़ा उस वक्त रौला पड़ा था, आपको याद होगा। अब फिर उनके कागजात जो हैं वो हुए हैं, उन पर ऑब्जेक्शन आया कि उन्होंने अब कोई 15-20 करोड़ की अब वो हैं, तो उस वक्त 84 करोड़ रुपए का लोन उनका राइट ऑफ हो गया, अब 15-20 करोड़ की अब खबरें आ रही हैं, आप बता रहे हैं उनके जो 18 करोड़ रुपए के खुद मालिक हैं, ये क्या कहानी है सर? देखिए सर, मतलब मुझे तो जो नॉमिनेशन पेपर्स मैं एवेलुएट करता हूँ ये मुल्क समझने की कोशिश कर रहा हूँ। फहमीदा मिर्जा साहब जैसे बड़े लोगों के लिए बना है कि जनाब के 84 करोड़ के मर्ज उस वक्त भी कर्जे माफ हो गए, 15-20 करोड़ रुपए का अब भी लोन उन्होंने नहीं दिया और कोई ठीक है, नथिंग इज मूव्ड। इस पे एक अलग स्टोरी बनती है, मैं इस पे काम कर रहा हूँ, सैकड़ों नॉमिनेशन पेपर आए हैं। जाहिद मैं आपको यहाँ पे आपकी बात को कट करूंगी क्योंकि हमें ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जाहिद साहब वहीं से कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को, आप जल्दी से जरा नामों को स्किम थ्रू कीजिएगा। देखिए मैं करोड़पति खवातीन जो कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं उनमें आप अनुषा रहमान साहबा भी हैं जो कि PMLN के स्पेशल सीट पर हैं, उनके 6 करोड़ से ज़ायद के असासाजात हैं। आयशा गुलेलाए हैं जो कि आजकल PMLQ का हिस्सा हैं, वो भी करोड़पति हैं। इसके अलावा अगर आपको मैं सायरा बानो का बताऊं जो कि GDA की रहनुमा हैं, वो 6 करोड़ की मालिक हैं, अपने असासे हैं उनके। और फिर नफीसा शाह, डॉक्टर नफीसा शाह, उनके पास 4 करोड़ हैं जो कि ज़्यादातर इनहेरिटेड हैं जो उन्होंने बताया हुआ है। मेहरीन भुट्टो जो कि ये भी सीजन मेंबर नेशनल असम्बली रही हैं PPP की तरफ से, 4 करोड़ से ज़ायद के इनके असासाजात हैं। PTI की गजाला सैफ़ी हैं कराची से, इनके पास 9 करोड़ से ज़ायद के असासाजात हैं। और फिर आयशा गौस पाशा PMLN की लीडर हैं, 7 करोड़ से ज़ायद के इन्होंने असासे शो किए हुए हैं। मुसरत ख्वाजा जो कि ख्वाजा आसिफ साहब की अहलिया हैं, उन्होंने भी 11 करोड़ का बताया हुआ है। नशीन हामिद ये भी मेंबर नेशनल असम्बली थी, आप भी PTI के साथ हैं, तो ये भी करोड़पति हैं। और फिर अदलीब अब्बास हैं, ये भी करोड़पति हैं जो कि आजकल इस्तेहकाम पार्टी में हैं। डॉक्टर मुनज़्ज़ा हसन ये भी इस्तेहकाम पार्टी में हैं और ये भी करोड़पति हैं। और बाकी नाम अगर मैं टैक्सेस आपको थोड़ा सा बता पाऊँ क्लासा साहब, ये बहुत ज़रूरी हैं। नहीं बाकी नाम अगर पहले सारे दे देते हैं, जमात इस्लामी की आयशा बीबी के 5 करोड़ के हैं मेरा ख्याल एसेट हैं जी। आयशा रजब बलोच साहबा के आपने 4 करोड़ रुपए के बताए हैं। मरियम औरंगजेब साहबा हैं 3 करोड़ रुपए के बताए हैं। आलिया हमजा के आपने 2 करोड़ के बताए हैं। अच्छा इसके बाद रुबीना इरफान साहबा हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी की। अच्छा ये जुबैदा जलाल साहबा के 11 करोड़ रुपए के। हमें तो बताया गया था जब वो आई थी जनाब मुशर्रफ के दौर में 2002 में, तो मेरा ख्याल है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग किसी NGO में वो स्कूल टीचर थी या वहाँ पे जिस पे वो बड़े मुतासर हुए थे। और बाद में इन पे आपको याद होगा अच्छा खासा तवाना पाकिस्तान बलूचिस्तान के हवाले से एक स्कैंडल भी आया था जिसमें अच्छे खासे इल्ज़ामात थे, वो बाद में इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुई, वो खूब खाते हो गए, अलहदा कहानी है। क्लास साहब इन पे मुझे थोड़ा मौका दें बोलने का। मैंने रिसर्च किया है, इन्वेस्टिगेट किया है जुबैदा जलाल साहबा के। इन्होंने तो कभी अपनी कैलकुलेट चीज़ें नहीं की। पहले तो 19 लाख था, 10 लाख था, अगर आप 2016, 15, 14 के उनके असासे वगैरह देखें, और मैंने बाकायदा इनको लिखा था। फिर आउट ऑफ सडन इन्होंने एवेल्युएशन शुरू की जो कि 2020-21 में की, और फिर अभी पता चला कि अदरवाइज आप एवेल्युएशन करें तो वो 110 से 120 मिलियन उनके एसेट बनते हैं जो कि बुक वैल्यू आप कह सकते हैं। अगर मार्केट वैल्यू देखें, माइनिंग उनका कारोबार है, बिजनेस है जी। बलूचिस्तान में आपको बहुत सारे जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने वाले कैंडिडेट मिलेंगे, मैं आई कैन नेम देम 6-7, तो माइनिंग के बिजनेसेस हैं उनके बहुत ज़्यादा, और उन्होंने थोड़ा सा डमी उनको रखा हुआ है। इवन अगर आप मैं बताऊं कि जो मौजूदा निगरान वज़ीर आज़म साहब हैं,
उनका भी माइनिंग का, और 2 कोयल कंपनी, कोयला की एक कंपनी, वो अगर देखें, इसी तरह से सेनेट चेयरमैन साहब ने भी वो किया हुआ है। तो ये एक बड़ी, इस पे अलग एक स्टोरी हो सकती है। बलोचिस्तान के जो सियासतदान हैं उनके पास बड़ी माइनिंग कंपनीज हैं और एक्सप्लोरिंग कंपनीज, स्टोन क्रशिंग, ह्यूज बिजनेसेस हैं, लेकिन वो थोड़ा सा दिखाते हैं, ज़्यादा पैसे शैसे उनके नहीं दिखाते, थोड़े से शेयर दिखा दिए, अदरवाइज वो बुक के फिल करना होता है उनको। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद गिशकोरी, आपने बहुत इंसाइटफुल डिटेल्स हमारे साथ शेयर की और बहुत कुछ था इसमें जानने के लिए। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।